नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आज की इस कक्षा में। साथियों, राजस्थान के जीके में नया पोर्शन हम शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। आज हम राज्यपाल टॉपिक को डिस्कस करेंगे और राज्यपाल टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ एक बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। देखिए, जिस तरीके से हमने साइंस को, मैथमेटिक्स को, हिस्ट्री, कल्चर को, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हमने बहुत तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ा है, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके और बहुत अच्छे लेवल तक हमने पढ़ाई की है। हर एक टॉपिक जो आपने मुझसे पढ़ा है और उसके बाद में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं, तो आपको ये निश्चित ही लगा होगा कि सर ने बहुत तरीके से हर एक चीज़ को पढ़ाया है और आपको विश्वास उसमें, मुझ में भी विश्वास बढ़ा होगा और साथ में कंटेंट पर भी विश्वास हुआ होगा कि हाँ, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और यहीं से प्रश्न आते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके और अच्छे लेवल तक मैं आपको लेकर के जाऊंगा। पॉलिटी में भी, पॉलिटी में ज़्यादातर बच्चों के मेरे पास यही मैसेज आए थे टेलीग्राम पर कि सर, इसमें ये नहीं समझ में आता कि हम पढ़ना कहाँ से शुरू करें। दूसरे, इसमें अनुच्छेद बहुत ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़, इसमें ऐसे शब्द हैं जिनको हमने पहले कभी सुना ही नहीं, सुना है तो उनका अर्थ हमें नहीं पता, तो समझें कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें। दिक्कत ये है कि जो बुक्स आती हैं पॉलिटी की, उनमें जो संविधान में जो शब्द दिए हुए हैं एज इट इज़ वो के वो शब्द हैं। अच्छी बात है, संविधान वाले शब्दों का ही यूज करना चाहिए क्योंकि पेपर में वही आते हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है, उन किताब वालों से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम अर्थ जो उस शब्द का साथ में डाला करो कि इस शब्द का ये अर्थ है। क्योंकि अगर अर्थ नहीं डालोगे तो कई शब्दों के अर्थ बच्चे को समझ में नहीं आएंगे, और तभी ये पॉलिटी की जो अपने बुक है, जब बुक से अपने पॉलिटी पढ़ते हैं तब अपने को कठिन लगती है, हार्ड लगती है। उसका कारण यही है, बाकी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है पॉलिटी। तो इन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस लेक्चर से आपका शुरू हो जाएगा। कहीं भी कोई भी समस्या पॉलिटी में नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स पॉलिटी में अपने को पढ़ने हैं, जाहिर सी बात है, अपने एक टॉपिक का नाम दिया राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसमें से हमें कुछ एक टॉपिक निकालने जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं। पॉलिटी में क्या पढ़ना आपको, तो सिलेक्टेड अपने को पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्टेड में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छे लेवल पर जाकर के हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ताकि पॉलिटी हमारे लिए आगे के लिए आसान हो जाए, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो आसान हो जाएं। तो जो टॉपिक्स अपने को थोड़े गहराई में पढ़ने हैं वो आप गहराई में पढ़ेंगे यहाँ पर, और जो टॉपिक्स थोड़े से अपने इस प्रकार से कि एग्जाम में प्रश्न आए तो यहाँ से आ जाए, बस उतना अपने को उनको देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अपने पढ़ेंगे राज्यपाल, और राज्यपाल को पढ़ने से पहले मैं राज्य और राज्य सरकार के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, राज्य के बारे में जो उल्लेख मिलता है संविधान में, या राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद नंबर 12, 36 और 152 में मिलता है। राज्य के बारे में बस इतनी ही बात आप ध्यान में रख लें, इससे ज्यादा कुछ भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य के बारे में किस अनुच्छेद में जानकारी मिलती है। 12, 36 और 152 में। 12 तिया 36, 12 चौक 48 में 4 जोड़े 52, तो 12, 36 और 152। ठीक है, इनमें राज्य की परिभाषा अपने को देखने को मिलती है। अब बात करें राज्य, राज्य की परिभाषा की बात हो गई, कहाँ मिलती है अपने को, 12, 36, 152 में मिलती है। राज्य को चलाने के लिए उसमें एक सरकार हम नियुक्त करते हैं चुनावों के माध्यम से, तो जो सरकार होती है वो राज्य को चलाती है। तो अब हम राज्य के बाद देख रहे हैं राज्य सरकार को। राज्य सरकार को जब हम देखते हैं तो संविधान में वो हमें संविधान के भाग 6 में नजर आती है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12, 36, 152 में है, तो वहीं राज्य सरकार का जो उल्लेख मिलता है संविधान में, संविधान के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो संविधान के पन्नों में भाग नंबर 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक हमें राज्य सरकार देखने को मिलती है। और राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से।
राज्य सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं साथियों राज्य सरकार के। एक तो होती है कार्यपालिका, एक होती है व्यवस्थापिका और एक होती है न्यायपालिका। एक एक करके सबको मैं आपको बताऊंगा कि ये होते क्या हैं। एक होती है कार्यपालिका, दूसरी व्यवस्थापिका और तीसरी है न्यायपालिका। देखिए व्यवस्थापिका कौन है? व्यवस्थापिका में जो विधानमंडल, यानी कि अगर अपने बात करें सेंटर लेवल की, तो जैसे संसद है अपने, वो व्यवस्थापिका का हिस्सा है संसद। ऐसे ही राज्य में व्यवस्थापिका का हिस्सा कौन है? विधानमंडल। विधानमंडल जो व्यवस्थापिका का हिस्सा है, और विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद शामिल होते हैं। विधानमंडल में क्या क्या आते हैं? विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। लेकिन विधान परिषद अपने राजस्थान में नहीं है। विधान परिषद पूरे देश में केवल 6 ही राज्यों में है। उन राज्यों को अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। यानी कि व्यवस्थापिका का मतलब हमारे लिए सीधा सा हो गया विधानसभा। और विधानसभा में क्या होता है? जब भी कोई नया कानून बनाना होता है तो वो विधानसभा में पेश किया जाता है। यानी कि कानून बनाने का जो काम है वो किसका है? वो विधानसभा का है। कैसे बनता है, प्रोसेस क्या, वो आगे बात करेंगे। लेकिन मोटे रूप से कानून बनाने वाली जो संस्था है वो है विधानसभा। जैसे संसद कानून बनाती है, वैसे ही अपने राजस्थान में विधानसभा या फिर विधानमंडल बोल दें, वो कानून बनाता है। ठीक है, विधानसभा जो कानून बना देगी, यानी व्यवस्थापिका का जो काम है वो कानून बनाना है। व्यवस्थापिका का जो काम है वो क्या है? व्यवस्थापिका का काम है विधि निर्माण। विधि निर्माण यानी कानून बनाना। कानून बनाने का, लॉ बनाने का जो काम है वो किसका है? व्यवस्थापिका का है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम बात करें, इस कानून को लागू करने का जो काम है वो कार्यपालिका का है। कानून को लागू करने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद आती है और महाधिवक्ता भी इसी में आता है। अब देखिए, थोड़ा सा स्लाइड को सही कर लेते हैं। कानून बनाने का काम, देखिए सरकार की संरचना की बात करें तो सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम हमने देख लिया, कानून निर्माण का काम है व्यवस्थापिका का। ठीक है, कानून निर्माण का काम व्यवस्थापिका का, और उस कानून को जो बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट, उसको लागू करवाने का जो काम करती है वो कार्यपालिका का कार्य है। कैसे? देखिए, सबसे पहले जो बिल लाया जाता है अपने राजस्थान में, चूंकि विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा ही है, तो विधानसभा में सबसे पहले जो है वो बिल लाया जाता है। विधानसभा से पास होने के बाद में वो बिल पहुंच जाता है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल जैसे ही उस बिल पर साइन कर देगा वैसे ही वो बिल बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। वो बिल नहीं रहेगा, वो कानून बन जाएगा। बिल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेयक। तो विधेयक कहाँ आता है? विधानसभा में, और वो विधेयक विधानसभा में पास होकर राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल अगर उसके ऊपर साइन कर देता है तो फिर वो विधेयक जो है वो कानून बन जाता है। ठीक है ना। अब इस कानून को लागू करवाने का कार्य इसका रहेगा मुख्यमंत्री का, ठीक है, मंत्री परिषद का और महाधिवक्ता इनका। यानी कार्यपालिका का जो काम है वो क्या है? कानून को लागू करवाना। समझ गए बात को? मेरे हिसाब से बहुत आराम से आपको बता रहा हूँ, आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कार्यपालिका में हम डिस्कस करेंगे राज्यपाल को, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को और महाधिवक्ता को। इनको अपने को इसमें डिस्कस करना है। कानून बनाया व्यवस्थापिका ने, कानून लागू करवाने का कार्य किया कार्यपालिका ने। कानून लागू करवा दिया, अब कानून तोड़ने वाले भी तो बहुत सारे हैं अपने, क्राइम भी तो बहुत ज्यादा होता है, क्राइम करने वाले भी बहुत हैं, कानून तोड़ने वाले भी बहुत हैं। तो उन सबको सजा देने के लिए, न्याय देने के लिए आम जनता को न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। ठीक है, न्यायपालिका में हम उच्च न्यायालय देखेंगे और जिला न्यायालयों को यानी अधीनस्थ न्यायालयों को भी देखेंगे। ठीक है,
तो अधीनस्थ न्यायालय शब्द जहां आता है उसका मतलब है उच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्यायालय हैं वो सारे अधीनस्थ न्यायालय हैं, चाहे जिला स्तर के न्यायालय हों, चाहे तहसील स्तर के न्यायालय हों, सारे न्यायालय, ग्राम स्तर के न्यायालय, सारे न्यायालय किसके अंदर आते हैं? अधीनस्थ न्यायालयों के रूप में ही उनको बोल सकते हैं अपने एक साथ। ठीक है, तो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय इनको पढ़ेंगे अपने न्यायपालिका में। इस प्रकार से सरकार के, राज्य सरकार के 3 अंग हो गए। ठीक है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है उसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर 153 से लेके 167 तक है। व्यवस्थापिका 168 से लेके 213 तक है और न्यायपालिका का उल्लेख मिलता है 214 से लेके 237 तक। इस प्रकार से अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक राज्य सरकार है। ठीक है, 152 से लेके और 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपने यहां तो बताया कि 153 से 167 है कार्यपालिका। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 152 से लेके 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख है। तो 152 में जो है वो राज्य की परिभाषा भी है, वो भी राज्य से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है। तो राज्य सरकार का उल्लेख अगर पूछे कहां से कहां मिलता है तो 152 से 237 ही बताएंगे हम, 153 से 237 नहीं बताएंगे। हाँ, राज्य सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इनका जो उल्लेख है वो अपने को देखने को मिलता है कार्यपालिका का 153 से 167। ठीक है, व्यवस्थापिका का 168 से 213 और आपकी न्यायपालिका का 214 से लेके 237 तक उल्लेख देखने को मिलता है। कार्यपालिका में हम पढ़ेंगे सबसे पहले राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद और फिर महाधिवक्ता। इसी प्रकार व्यवस्थापिका में हम विधानमंडल पढ़ेंगे जिसमें विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, और न्यायपालिका में अपने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखिए, संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख मिलता है। जो राज्य की कार्यपालिका है, जाहिर सी बात है संविधान के भाग 6 में ही राज्य सरकार है। अभी हमने बात की कि संविधान को जब हम देखते हैं तो उसके भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख है, तो जाहिर सी बात है जब कार्यपालिका राज्य सरकार का ही हिस्सा है, तो जब राज्य सरकार ही 6 में है, भाग 6 में है, तो कार्यपालिका भी भाग 6 में मिलेगी, और भाग 6 के अध्याय नंबर 2 में कार्यपालिका का उल्लेख है। ठीक है, चलो अब अपने स्टार्ट करेंगे कार्यपालिका को, और उसमें सबसे पहला टॉपिक अपना राज्यपाल। अब हम राज्यपाल को शुरू करेंगे, यहां से अपनी क्लास होती है शुरू। राज्यपाल यानी गवर्नर, अनुच्छेद नंबर 153 से 162। अनुच्छेद देख के टेंशन आने की आवश्यकता नहीं है, अनुच्छेद वो कोशिश करूंगा मैं आपको याद करवा दूं। कुछ बेसिक बातें हैं जो अपने देख लेते हैं राज्यपाल के बारे में। देखिए साथियों, जब देश आजाद हो गया और राजस्थान का एक प्रकार से एकीकरण पूर्ण नहीं हुआ था, उससे पहले, देश के आजाद होने के बाद और एकीकरण पूर्ण होने से पहले राजस्थान में राज्यपाल नाम का कोई पद नहीं था। यहाँ राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पद हुआ करते थे। देश में 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में, और उस 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पदों को समाप्त करके राज्यपाल का पद गठन किया गया। ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राज प्रमुख और महाराज प्रमुख के पदों को समाप्त कर राज्यपाल पद का गठन किया गया। ये जब एकीकरण वाला टॉपिक हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी ये बातें मैंने आपको निश्चित ही बताई होंगी। नहीं बताई हैं तो यहाँ देख लीजिए, बाकी वहाँ बताई हैं निश्चित तौर पर। ठीक है, तो राज्यपाल पद का एक प्रकार से प्रारंभ अपने हो गया था 1956 में। राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में आता है। भाई कार्य अभी हमने देखा, राज्य सरकार का जो उल्लेख है, राज्य सरकार का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में है। राज्य सरकार में कार्यपालिका हमने पढ़ा, कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो भाग 6 के अध्याय 2 में है,
और कार्यपालिका का हिस्सा कौन है? राज्यपाल है। तो संविधान कार्यपालिका का जहां उल्लेख होगा संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में, वहीं पर राज्यपाल का उल्लेख भी होगा। तो यही लिखा है कि राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में आता है। ठीक है, चलो। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है। संविधान की दृष्टि से राज्य प्रशासन में सबसे बड़ा पद किसका है? राज्यपाल का है। अभी हमने देखा व्यवस्थापिका अलग है, कार्यपालिका की बात करें वही सरकार, एक प्रकार से कार्यपालिका। तो सरकार को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आया था? राज्यपाल का। सबसे बड़ा पद किसका है? राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद राज्यपाल का होता है। किसका होता है? राज्यपाल का होता है। ठीक है, जितने भी राजस्थान के गवर्नमेंट के जो विश्वविद्यालय हैं, है ना, जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनका कुलाधिपति यानी चांसलर कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ठीक है, राज्यपाल के लिए कहा गया है कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है साथियों, दोहरी भूमिका होती है। कैसे? देखो, एक तो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है। अभी हमने कार्यपालिका देखी, सबसे ऊपर नाम आया इसका राज्यपाल का, फिर मुख्यमंत्री, उसकी मंत्री परिषद वगैरह आते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन आता है? राज्यपाल आता है। तो राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। किसका? राज्य सरकार का। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका बताई गई है और कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रमुख है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल है। लेकिन संवैधानिक पूछे तब तो राज्यपाल है, लेकिन अगर पूछे राजनीतिक, तो राजनीतिक जो प्रमुख है वो कौन होगा? राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सीधा जनता से चुनाव लड़के विधायक के रूप में आता है, फिर विधायक मिलके अपने में से एक आदमी को चुनते हैं मुख्यमंत्री। वही राजनीतिक प्रमुख होता है आपके कार्यपालिका का। लेकिन संवैधानिक प्रमुख पूछे, संविधान में जो है उसके हिसाब से राज्यपाल होगा। औपचारिक प्रमुख भी राज्यपाल को कहा जाता है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। क्यों औपचारिक क्यों कहते हैं? औपचारिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो साथियों मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। ठीक है, और मंत्री परिषद होती किसकी है? मंत्री परिषद मुख्यमंत्री डिसाइड करता है। भाई मुख्यमंत्री जब विधायक जीत करके आते हैं, थोड़ा समझिएगा इसको, विधायक जब जीत करके आते हैं, अपने राजस्थान में 200 सीट है, तो 200 जो विधायक आए, है ना, उसमें से जो सत्ता सबसे बड़ी जो पार्टी, मान लो कोई भी पार्टी जीत के आई, उसके पास मान लो 120 विधायक है। ठीक है, तो ये 120 विधायक अपने में से एक आदमी चुनेंगे, अपने में से एक आदमी चुनेंगे। वो कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा, सीएम होगा। अब ये जो सीएम है, ये सीएम जो है वो इन 120 विधायकों में से अपने लिए मंत्री चुनेगा और क्या बनाएगा? मंत्री परिषद। क्या बनाएगा? मंत्री परिषद बनाएगा, मंत्री परिषद। ठीक है, इन विधायकों में से वो मंत्री परिषद बनाएगा। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, इन मंत्रियों को चुना किसने? सीएम ने। तो ये जो मंत्री परिषद है, इसमें जो मंत्री हैं वो बात किसकी मानेंगे? सीएम की मानेंगे, जाहिर सी बात है। और जो राज्यपाल है वो मंत्री परिषद की सहायता से काम करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल काम करेगा, ऐसा संविधान में है। तो राज्यपाल मंत्री परिषद के सहयोग से काम करता है और मंत्री परिषद बना रहा खुद मुख्यमंत्री। तो जाहिर सी बात है, वास्तविक जो शासक है वो तो कौन है? मुख्यमंत्री है ना। नामात्र का कौन है? नामात्र का है राज्यपाल। तो इसीलिए राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख या औपचारिक प्रमुख कहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री सरकार का राजनीतिक प्रमुख भी है और आपका वास्तविक प्रमुख भी कहलाता है। ठीक है, चलो एक बात तो एक भूमिका तो ये हो गई कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। एक भूमिका ये। दूसरी भूमिका कौन सी है कि यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा ये
जो राज्यपाल का जो चुनाव होता है, नियुक्ति जो होती है राज्यपाल की पहली बात तो चुनाव नहीं होगा, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है ना। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। नियुक्ति का मतलब इसे नियुक्त किया जाता है, चुनाव थोड़ी होता राज्यपाल का कि भाई 2 आदमी खड़े हो गए, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो बनेगा, नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति होता है और नियुक्ति होती है। नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी सहायता से। यानी कि बात यह है कि जो केंद्र में सरकार होगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल का मतलब है जैसे यहां पर सीएम की मंत्री परिषद होती है, वैसे ही वहां पर पीएम का जो मंत्रिमंडल है वो होता है। तो पीएम का जो मंत्रिमंडल है उसके सहयोग से राष्ट्रपति राज्यपाल को जो वो नियुक्त करता है राज्य में, ठीक है। तो यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, या प्रतिनिधि की जगह अभिकर्ता शब्द भी आ सकता है या एजेंट शब्द भी आ सकता है। तो यह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्य में कार्य करता है, ठीक है। इतनी बातें आराम से समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल राज्य का नामात्र या औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां राज्य की मंत्री परिषद के हाथों में होती हैं, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। किसके हाथों में होती हैं? मंत्री परिषद के हाथों में। मुख्य रूप से जो शक्ति होती है वो मंत्री परिषद के पास होती है राज्य में, है ना। नामात्र का प्रमुख होता है राज्यपाल, ये हमने देख लिया। राज्यपाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, और ये कथन पढ़ करके हमें अंदाजा हो जाएगा कि वास्तव में राज्यपाल की क्या स्थिति है। कथन ऐसा है, सबसे पहले सरोजिनी नायडू ने क्या कहा है इनके बारे में, कि सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान है राज्यपाल। राज्यपाल के लिए सरोजिनी नायडू का क्या कथन है? सोने के पिंजरे में कैद एक चिड़िया के समान। ये राज्यपाल के लिए किसने कहा है? सरोजिनी नायडू ने कहा है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा कथन है सीतारमैया का। सीतारमैया ने क्या कहा है? सीतारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का कार्य जो है वो अतिथियों की इज्जत करना, उनको चाय पिलाना, भोजन करवाना, उनको दावत वगैरह देना, बस यही काम है, और कोई काम नहीं है राज्यपाल का। इन्होंने क्या कहा कि राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, इनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है। ये कथन है सीतारमैया का, ठीक है। चलो इतनी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। देखिए जो व्यवस्थापिका हमने देखी, एक तो राज्य सरकार के 3 अंग, राज्य सरकार के 3 अंग में कार्यपालिका, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक अपना राज्यपाल है। कार्यपालिका के बाद में दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो जो व्यवस्थापिका है, ठीक है, व्यवस्थापिका में अपने विधानमंडल हम पढ़ते हैं। विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद आती है ना। तो विधानमंडल जो है, राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। जैसे संसद केंद्र में समझिएगा, जैसे संसद होता है, केंद्र में संसद होती है, संसद में एक निम्न सदन होता है लोकसभा, और एक होता है उच्च सदन राज्यसभा, ठीक है। उच्च सदन होता है राज्यसभा। तो संसद के सदन कितने होते हैं? सदन होते हैं 2, लेकिन संसद के अंग कितने होते हैं? तो संसद के अंग होते हैं 3। तीसरा अंग होता है राष्ट्रपति। संसद का तीसरा जो अंग होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से विधानमंडल जो होगा, विधानमंडल के 2 अंग, तो 2 सदन तो कौन से हो जाएंगे? विधानसभा, और दूसरा हो जाएगा विधान परिषद। विधान परिषद, ये 2 तो हो जाएंगे सदन। और अंग पूछे तो अंग हैं कितने? 3। 2 सदनों के अलावा तीसरा जो अपना अंग है वो है आपका राज्यपाल। तो विधानमंडल के सदन कितने हैं? 2। विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये बात अलग है कि विधान परिषद अपने राजस्थान में नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, तो आप एक मत करके आ जाना कि अपने राजस्थान में तो एक ही है।
अपने राजस्थान में एक है, लेकिन होते कितने हैं? 2। वो दूसरा है या नहीं है अपने राजस्थान में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विधानमंडल के सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं साथियों, ठीक है ना। विधानसभा और विधान परिषद। अगर पूछे राज्य जो विधान मंडल है उसके अंग कितने होते हैं, तो अंग होते हैं 3, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। समझिएगा अंग क्यों बनाया गया है, तो देखो अंग क्यों बोलते हैं विधानमंडल का। देखिए जब भी कोई विधेयक आता है, अभी हमने बात की थी कि जब भी कोई विधेयक आएगा, जब भी कोई बिल आएगा, तो सबसे पहले वो रखा जाएगा विधानसभा में, सबसे पहले विधानसभा में रखा जाएगा। विधानसभा में पास हो जाएगा तो अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वो जाएगा फिर विधान परिषद में। विधानसभा से बिल अगर पास हो गया तो वो विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद में जाने के बाद अगर वो वहां से पास हो गया तो वो जाएगा राज्यपाल के पास, और राज्यपाल जब उसके पास साइन कर देगा उसके ऊपर, जैसे ही राज्यपाल साइन करेगा तो वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो कानून बनाने का जो काम है उसमें राज्यपाल की भी भूमिका होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो विधान मंडल है वो कानून बनाने का काम, विधायिका कानून बनाने का काम करती है, और इसके 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। मेरे हिसाब से कहीं भी कोई भी दिक्कत इसमें आपको अभी तक नहीं होगी। ठीक है, चलो जो बात अभी समझाई है वही आगे लिखी हुई है। क्या समझाया आपको, देखिए कोई भी कानून बनाने के लिए विधेयक यानी बिल सबसे पहले विधानसभा में, उसके बाद यदि है तो विधान परिषद में। अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो कहाँ आ जाएगा? विधान परिषद में, और फिर राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल की अंतिम मंजूरी के बाद ही वह विधेयक कानून बनता है। ठीक है, तो ये 3 अंग हो गए विधानमंडल के। उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आवाज आ रही है सही से? चलो नोट, राज्य में राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ये बात कर चुके हैं अपने। विधान परिषद नहीं है इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक सदनात्मक व्यवस्था है। राजस्थान में एक सदनात्मक व्यवस्था है। देखिए एक सदनात्मक का मतलब क्या है? एक सदनात्मक भी समझ लीजिए, अब एकल सदनात्मक। देखिए विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जहां पर दोनों सदन हैं वहां उस राज्य के लिए बोलेंगे कि वहां द्विसदनात्मक विधानमंडल है। विधानमंडल के 2 सदन हैं, इसका मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल हो गया। विधानमंडल का अगर एक ही सदन है, जैसे राजस्थान में विधानसभा, तो फिर उसको बोल देंगे एक सदनात्मक विधानमंडल। ठीक है, तो राजस्थान में एक सदनात्मक विधानमंडल है। भारत के केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधानमंडल है, यानी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। ठीक है, विधान सभा तो सब में होगी, लेकिन विधान परिषद केवल 6 ही राज्यों में है। ठीक है, कौन कौन से देखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें अपने जो राज्यपाल के अनुच्छेद हैं उनको अब अपने पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये अनुच्छेद अपने को इतना पता है कि राज्यपाल का जो जिक्र है वो अनुच्छेद नंबर 153 से लेके 162 तक है। लिखा हुआ होगा शायद, ऊपर लिखा हुआ, बताया होगा, नहीं होगा आपको शायद, हाँ बताया नहीं आपको, शायद बता भी दिया होगा। राज्यपाल का जिक्र अनुच्छेद 153 से 162 है। अब ये याद कैसे करोगे? याद करवाएंगे आपको। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो याद कर लेंगे, बाकी सबको देखने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 को छोड़ के बाकी वैसे सारे इंपॉर्टेंट राज्यपाल में, तो सारे याद करवा देंगे। देखिए याद कैसे करेंगे, 1 सेकंड रुकिएगा भाई। हाँ जी, हाँ भाई, अनुच्छेद कैसे याद करोगे? तो बहुत अच्छा तरीका है। देखिए राजस्थान में जो राज्यपाल का पद है उसको एक वैकेंसी की तरह मान करके अपने पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए जब भी कोई वैकेंसी आती है, जब भी कोई भी वैकेंसी आती है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उसमें पद कितने हैं। क्या देखते हैं? पद देखते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। जब भी कोई वैकेंसी आएगी सबसे पहले हम क्या देखेंगे? पद। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि पैसा कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता है, पैसा यानी कि पावर। तो पहले पद देखते हैं, फिर पैसा यानी पावर देखते हैं, और जब पद और पावर से संतुष्ट हो जाते हैं तब अपने नियुक्ति की प्रक्रिया देखते हैं कि नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया देखने के बाद यह देखते हैं कि कितने समय तक हम नौकरी में रहेंगे, कार्यकाल हमारा क्या रहेगा। ये सब चीजें देख लेने के बाद सारी चीजें समझ में आ गई। हमने पद देख लिए, हमने पैसा पावर देख लिया, हमने नियुक्ति की प्रोसेस पढ़ ली, हमने कार्यकाल देख लिया कि भाई नियुक्त होने के बाद इतने टाइम तक आप जो वो इस जॉब में रहोगे। अब आप ये देखें कि भाई योग्यता कितनी चाहिए इसके लिए। तो सबसे उसके बाद में जैसे अपने पद, पावर, नियुक्ति और कार्यकाल के बाद में हम देखेंगे योग्यताएं, कि क्या योग्यताएं चाहिए उस पोस्ट के लिए। योग्यता देखेंगे। योग्यता देखने के बाद में उनकी जो शर्तें हैं, सेवा शर्तें, उनको देखेंगे कि भाई उनकी सेवा शर्तें क्या हैं, उनको देखेंगे हम। सेवा शर्तें देखने के बाद में सब समझ में आ गया। अब हम खुद से शपथ लेते हैं, खुद से शपथ हम करते हैं कि अब हम शपथ ले रहे हैं कि इस पद पर हम जरूर जाएंगे, और अगर नहीं जा पाए तो खुद को क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें प्रोसेस जैसे मैंने बताया वैसे आप रिपीट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, इसी प्रकार से इसको याद रखें आप। सबसे पहले क्या करते हैं, हम पद देखते हैं, फिर पैसा यानी पावर देखते हैं, फिर अपने देखते हैं नियुक्ति की प्रोसेस, फिर देखते हैं कार्यकाल कितने टाइम तक अपने नौकरी में रहेंगे, फिर योग्यता देखते हैं, योग्यता के साथ सेवा शर्तें देखते हैं। सब समझ में आ गया तो खुद से शपथ लेते हैं कि हम नौकरी लग के रहेंगे, इस पद को प्राप्त करके रहेंगे, नहीं तो खुद को क्षमा नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगर ये ध्यान में है तो फिर अनुच्छेद याद हो गए आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद में है? 153 से चलता है 162 तक है, बस नंबर लिख दो। सबसे पहले हम पद देखते हैं तो 153 में तो पद है। पद कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल का पद है? वो 153 में है। फिर पावर यानी पैसा पावर देखते हैं, यानी कि 154 में पावर है। ठीक है, फिर नियुक्ति की प्रक्रिया देखते हैं तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। फिर कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल 156 में है। फिर अपने योग्यताएं देखते हैं, वो 157वें अनुच्छेद में है। सेवा शर्तें 158वें अनुच्छेद में है। फिर हम शपथ लेते हैं कि नौकरी की तैयारी ऐसी जबरदस्त करूंगा कि नौकरी लग के ही रहूंगा, नौकरी नहीं लगूंगा तो फिर खुद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तो ये 160 में न होकर के 161 में क्षमा वाला। 160 और 162 अपने लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण है। पद, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में है? 153 में है। पूछ ले आपको राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 155 में है। कार्यकाल 156 में है। योग्यता 157 में, सेवा शर्तें 158 में। यानी अगर पद, पावर, नियुक्ति, कार्यकाल, योग्यता, सेवा शर्त, शपथ और क्षमा, ये अगर प्रोसेस याद है तो फिर इनके ऊपर लिख दो बस 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और फिर क्षमा के लिए 161। याद हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। हालांकि अपना काम एग्जाम में हो सकता है इनमें से भी हो जाए, सीधा सीधा ही हो जाए कि भाई राज्यपाल के पद का विवरण, राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो संविधान के अनुच्छेद नंबर 153 में उल्लेखित है। ये संविधान के किस भाग में है? तो हमने देखा कि राज्यपाल राज्य सरकार का हिस्सा है, और राज्य सरकार का ही उल्लेख जब भाग 6 में है, भाग 6 के अध्याय 2 में है, तो फिर राज्यपाल का उल्लेख भी जो अनुच्छेद आपका 153 है वो भी कहाँ होगा? जाहिर सी बात है, अनुच्छेद जो भाग आपका संविधान का भाग 6 उसके अध्याय 2 में ही अनुच्छेद 153 होगा। सीधी सी बात है, आराम से बता सकते हो। चलो जी, इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यपाल का पद होगा एक, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ऐसी बात इसमें कही गई है।
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 153 में कही गई। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें धारा नंबर जो 6 है उसके अनुसार, किसकी धारा नंबर 6? 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह चीज ऐड की गई। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर राज्यपाल अपने, क्योंकि राज्यपाल, अब जाहिर सी बात है ये थोड़ी है कि किसी को भी उठाया राज्यपाल बना दिया, है ना। तो समस्याएं थी थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया कि क्या एक कुछ राज्य छोटे भी थे, बिल्कुल पास पास छोटे राज्य, तो मतलब अलग अलग राज्यपाल की आवश्यकता नहीं हो जहां पर। तो इस तरीके से सोच विचार करके 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 के तहत ये निर्णय लिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी संयुक्त राज्यपाल की अवधारणा जो है वो 7वें संविधान संशोधन में अपने आई थी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। आगे भी देखेंगे इनके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अब बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 154। तो 154 में यानी कि किसकी बात है? पैसा, पावर की बात है, यानी राज्यपाल की शक्तियों की बात किसमें है? अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राजनीतिक कौन होता है? मुख्यमंत्री। संवैधानिक कौन होता है? राज्यपाल। अतः राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इनका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी कौन है? देखो, पहली बात, अनुच्छेद 154 राज्यपाल को शक्तियां प्रदान करता है, कार्यपालिका शक्तियां प्रदान करता है। कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, सारी शक्तियां यही अनुच्छेद प्रोवाइड करवाता है राज्यपाल को। इन शक्तियों का प्रयोग वो संविधान की रक्षार्थ करेगा और इन शक्तियों का यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए उसके पास अधिकारी होंगे। वो अधिकारी कौन होंगे? वो अधिकारी होंगे उसके मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, ये सारे उसके अधिकारी रहेंगे। ठीक है। राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी कौन होंगे? राज्य के मंत्री होंगे, राज्य मंत्री परिषद के सदस्य होंगे, यानी कि मंत्री वगैरह जो वो होंगे, और ये मुख्यमंत्री। ठीक है, ये राज्यपाल के अधीनस्थ अधिकारी इसमें रहेंगे। देखो, कार्यपालिका का राजनीतिक प्रमुख, मैंने आपको जो बताया वो यहाँ लिखा भी हुआ नोट्स में। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो लगभग क्या 99% चीजें इसमें लिखी हुई आपको मिलेंगी, ताकि जब आप खुद भी पढ़ो इन नोट्स को तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। इसलिए हर एक चीज को मैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊं इसी तरीके से बनाता हूं कि बच्चा जो है वो खुद बाद में उनको पढ़ पाए, एक बार पढ़ लेने के बाद खुद आराम से पढ़ पाए, आराम से समझ पाए। देखिए, कार्यपालिका का राजनीतिक जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और कार्यपालिका का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? एक मिनट, हाँ, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है। सही बात है। कार्यपालिका का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री, प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव, बात करेंगे मुख्य सचिव वाले टॉपिक में इसकी, और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो संवैधानिक प्रमुख तो पहले ही लिख दिया था, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और प्रशासनिक प्रमुख जो सचिवालय होता है वहां से प्रशासन चलता है राज्य का, और सचिवालय का जो हेड होता है वो मुख्य सचिव होता है। अगर प्रशासनिक हेड देखें तो मुख्य सचिव, राजनीतिक हेड देखें तो वो कौन है? मुख्यमंत्री होता है सचिवालय का, है ना। तो प्रशासन कौन चलाता है? राज्य प्रशासन जो है वो सचिवालय चलाता है। सचिवालय का जो सबसे बड़ा सचिव होता है उसको मुख्य सचिव कहते हैं। तो राज्य का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। और राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो होता है आपका राज्यपाल। ठीक है, ये कार्यपालिका के कुछ प्रमुख हैं, तीनों को ध्यान में रखिएगा। संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और कार्यपालिका का प्रशासनिक प्रमुख होता है मुख्य सचिव। चलो भाई, अब देखो राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां ये अलग से अपने डिस्कस करेंगे, इसमें पूरा 1 या 2 वीडियो लग सकते हैं, तो इसको अलग से अपने पढ़ेंगे। एक बार अपने यही देख लेते हैं कि राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जो राज्य सरकार के 3 अंग हैं
उन तीनों अंगों के नाम पर ही हैं तीन शक्तियां। तो एक तो है विधायी शक्तियां, जैसे विधान परिषद है उससे विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। तो ये तीनों तो जो सरकार के अंग हैं उन्हीं के नाम पर हो गई, विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। इसके अलावा वित्तीय शक्ति भी है और संवैधानिक सविवेकीय शक्ति। देखिए राज्यपाल के पास सविवेकीय शक्तियां हैं, उसमें सविवेकीय शक्तियां दो प्रकार की होती हैं। सविवेकीय शक्तियां यानी कि खुद के दिमाग से ऑन द स्पॉट कोई काम करना हो तो वो शक्ति राज्यपाल के पास है। सविवेकीय शक्तियां दो टाइप की हैं, एक तो आकस्मिक। आकस्मिक मतलब कभी भी कोई भी मान लो राज्य में समस्या आ जाए, कोई विकट स्थिति अचानक उत्पन्न हो जाए, सरकार गिरने की स्थिति आ जाए, तो राज्यपाल के पास आकस्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता है राज्यपाल। और एक आकस्मिक जो स्वविवेकीय शक्तियां होती हैं वो होती हैं संवैधानिक, जो संविधान से उनको मिलती हैं। तो ये सब अपने आगे डिस्कस करेंगे। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राज्यपाल के पास होती है। अध्यादेश वगैरह क्या होते हैं सारी बातें अपने आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में वीटो पावर भी राज्यपाल के पास होता है, इसके बारे में भी आगे डिस्कस अपने शक्तियों वाले टॉपिक में करेंगे, है ना। ये शक्तियां अपने पढ़ेंगे राज्यपाल के लिए। देखिए संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां जो वो केवल राज्यपाल के पास हैं, राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा कि सविवेकीय जो शक्तियां हैं, सविवेकीय में कौन सी, संवैधानिक सविवेकीय शक्तियां केवल राज्यपाल के पास है, ठीक है ना, राष्ट्रपति के पास नहीं है। संवैधानिक सविवेकीय शक्तियों की बात है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 155 की, राज्यपाल की नियुक्ति इसमें है। तो राज्यपाल की नियुक्ति में भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है जो कनाडा से लिया गया है, यानी निर्वाचन का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, निर्वाचन का प्रावधान नहीं है। देखो एक बात बताओ आप मेरे को, जैसे राज्यपाल के लिए क्या कोई चुनाव होता है? नहीं होता। चुनाव नहीं होता इसका मतलब चुनाव मतलब निर्वाचन, चुनाव मतलब निर्वाचन। निर्वाचन होता है क्या राज्यपाल का? नहीं होता। इसका मतलब राज्यपाल नियुक्त होगा, निर्वाचित नहीं होगा। तो अब आप मेरे को बताओगे जो सीएम होता है, क्या सीएम निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है? राज्यपाल तो नियुक्त होता है, निर्वाचित नहीं होता। लेकिन क्या सीएम निर्वाचित होता है? नहीं, सीएम भी निर्वाचित नहीं होता, सीएम भी नियुक्त ही होता है। क्यों भाई नियुक्त क्यों होता है? तो बात ऐसी है, देखिए निर्वाचित होके आते हैं विधायक। कितने विधायक निर्वाचित होके आते हैं अपने राजस्थान में? लगभग 200 विधायक। 200 अधिकतम सीटें हैं, एक आधा कई का उपचुनाव की वजह से या फिर कोई चुनाव से जस्ट पहले कोई खत्म हो जाए तो अलग बात है। बाकी 200 सीटों पे अपने चुनाव होते हैं, 200 विधायक बनते हैं, ये मानते हैं अपने 200 विधायक बन के आते हैं। वो 200 विधायक अपने में से एक सीएम चुनते हैं, मुख्यमंत्री चुनते हैं, ठीक है। और फिर उस जो मुख्यमंत्री उन्होंने चुना है वो राज्यपाल को बताया जाता है, राज्यपाल फिर उसको शपथ दिलवाता है। तो नियुक्त जो वो किया जाता है सीएम। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है वैसे ही सीएम की नियुक्ति होती है। सीएम भी निर्वाचित नहीं होता, विधायक निर्वाचित होते हैं, ठीक है ना। चलो, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है जो कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो वो केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह से की जाएगी। देखिए इसका मतलब क्या है? देखिए जो सांसद जो बन के जाएंगे वो अपने में से क्या बनाएंगे? पीएम यानी प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री उन सांसदों में से अपने लिए मंत्री चुनेगा जो उसको अच्छे लगेंगे या अच्छे काम करने वाले होंगे, वो मंत्री उन्होंने चुन लिए। ये बन गई मंत्री परिषद, ठीक है। इस मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करता है। इसका मतलब इनकी सलाह मतलब पीएम की सलाह, इसका मतलब पीएम की सलाह से राष्ट्रपति राज्यपाल नियुक्त करता है। इसका मतलब पीएम राज्यपाल नियुक्त करता है। इसका मतलब केंद्र सरकार राज्यपाल नियुक्त करती है, समझिएगा।
समझ गए होंगे आराम से। केंद्र सरकार राज्यपाल नियुक्त करती है। इसका मतलब अगर राज्य में ऑपोजिट सरकार है तो थोड़ा बहुत रंगा केंद्र सरकार लगा सकती है अगर चाहे तो, हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन अपने समझने की दृष्टि से बता रहा हूं ये चीजें भाई, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अब। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। पदावधि का मतलब होता है कार्यकाल। पदावधि का मतलब क्या होता है? कार्यकाल, यानी पद की अवधि। पदावधि क्या है? पदावधि का मतलब है पद धन अवधि, पद जोड़ अवधि, यानी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि से पदावधि बना, पद प्लस अवधि यानी पद की अवधि। कब तक? पद की अवधि यानी कि कार्यकाल के बारे में इसमें बात है। तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष इसका होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसको बीच में से भी हटा सकता है। इसलिए बोल सकते हैं कि राज्यपाल जो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। वैसे इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल 5 वर्ष के बाद भी तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ना आ जाए और ज्वाइन न कर ले। ठीक है। त्यागपत्र, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति के नाम दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति ही उनको नियुक्त करता है तो त्यागपत्र भी राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं। नोट लगा के एक बात लिख लेनी है आपको कि 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल 5 वर्ष पहले राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटा भी सकता है। राज्यपाल को हटाने के आधार और प्रक्रिया जो है उसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति हटा सकता है राज्यपाल को, लेकिन किस प्रक्रिया से हटाएगा, कोई क्या आधार लेगा, इसका कोई उल्लेख नहीं है संविधान में। इसका कोई भी उल्लेख नहीं है संविधान में। और सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको समझाया था कि राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। राष्ट्रपति क्यों हटाएगा? पीएम अगर चाहे, मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्री परिषद चाहे, पीएम अगर चाहे तो फिर राष्ट्रपति जो है वो हटा सकता है राज्यपाल को। क्यों चाहेगा पीएम? इसलिए चाहेगा कई बार राज्यपाल दिक्कतें करते होंगे। भाई इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा देश है, कहीं केंद्र सरकार के हित टकराते होंगे, कहीं राज्यपाल के टकराते होंगे। या राज्यपाल सही है तो कुछ चीज़ों में केंद्र सरकार गलत होगी, तो वो कोशिश करेगी कि इस आदमी को ही हटा दिया जाए, तो वो राष्ट्रपति से राज्यपाल को हटवा सकते हैं, है ना। ये सारे प्रोसेस चलते हैं। चलो भाई, राज्यपाल का पद रिक्त होने पर क्या होगा? राज्यपाल का पद रिक्त होने पर कुछ नहीं होगा। राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उस राज्य के उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो राज्यपाल का पद संभाल लेगा, उसके कार्य वह कर लेगा फिर। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में अपने राज्यपाल का पद रिक्त होने पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालता है, तो उसको फिर कार्यवाहक राज्यपाल बोलेंगे। और राजस्थान का जो कार्यवाहक, पहला कार्यवाहक राज्यपाल था वो श्री जगत नारायण थे। कौन थे? श्री जगत नारायण थे राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल। राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष पूरे हो जाने के बाद भी राज्यपाल को उसी राज्य का राज्यपाल दोबारा भी बना सकता है या किसी अन्य राज्य का राज्यपाल भी बना सकता है, और चाहे तो हटा भी सकता है कि भाई 5 साल आपने कर लिए, अब आपको राज्यपाल और नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरा, 5 साल का कार्यकाल हो गया, अब आपको इस राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। या ऐसा भी कहा जा सकता है कि आपके 5 साल हो चुके हैं पूरे, अब भी आपको इसी राज्य का राज्यपाल बना रहना है अगले 5 साल तक। ये भी डिसाइड किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अतः इन सब बातों को देखकर हम कह सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर रहता है। बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 साल से पहले भी हटा सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको 5 साल आगे के लिए और बढ़ा सकता है, या किसी अन्य राज्य में लगा सकता है, या घर भी बिठा सकता है। तो राष्ट्रपति के ऊपर है सारा कुछ, है ना। राष्ट्रपति के ऊपर है, इसका मतलब सीधा सीधा केंद्र सरकार के ऊपर, है ना। और जो चीजें राज्य में राज्यपाल के ऊपर है वो सीधी सीधी लगभग सीएम के ऊपर होती हैं। ठीक है ना। कुछ एक चीजें हैं जिनमें राज्यपाल राष्ट्रपति के पास खुद में ताकत होती है, वो अपने आगे देखेंगे। ठीक है।
अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं? अब संविधान में योग्यताएं शब्द की जगह अर्हताएं काम में लिया जाता है। ये क्या है? इनका मतलब भी योग्यताएं होता है। तो दो ही योग्यताएं हैं बस, ज्यादा योग्यताएं नहीं है राज्यपाल बनने के लिए। सीधी सीधी दो ही योग्यताएं हैं। क्या? कि वह भारत का तो नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब जब वो राज्यपाल बना उस समय वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे अदनान सामी पाकिस्तान के थे, वो भारत में आके अब भारत की नागरिकता ले चुके हैं। अगर उनको राज्यपाल बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो अब भारत के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता उनको मिल चुकी है। तो जन्म से भारत का नागरिक होना अनिवार्य नहीं है, बस अभी वर्तमान में भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु का प्रावधान, अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है कि ये भाई जैसे अपनी नौकरी में है कि जैसे 40 साल का हो गया, 35-40 साल का हो गया तो नौकरी में नहीं लग सकते, है ना? ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। जैसे शादी के लिए न्यूनतम आयु लड़के की 21 वर्ष है, उसी प्रकार से राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु का जिक्र है 35 साल। तो अगर आपकी उम्र 35 साल हो चुकी है, भारत के आप नागरिक हो, तो आप राज्यपाल बनने के लिए काबिल हो, है ना? योग्यता है आप में राज्यपाल बनने की। अनुच्छेद 158 क्या कहता है? योग्यता के बाद में क्या आती हैं? सेवा शर्तें। हम देखते हैं सेवा शर्तें क्या हैं। पहली शर्त ये दो ही शर्तें हैं, योग्यताएं भी दो हैं, सेवा शर्तें भी दो ही हैं। एक सेवा शर्त है कि वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। आप 35 वर्ष की उम्र पार कर चुके हो, आप राज्यपाल बनने के लायक हो, लेकिन शर्त यह है कि आप न तो कोई मास्टर होने चाहिए, आप न कोई और कोई, मतलब यानी कि कोई भी सरकारी पद पर, आप कोई भी लाभ के पद पर आप नहीं हो। कोई मास्टर, कोई एसआई वगैरह, कांस्टेबल, पटवारी, कुछ भी नहीं होना चाहिए, वही राज्यपाल बन सकता है, ठीक है? दूसरी शर्त, संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। न तो वो संसद का सदस्य होना चाहिए, न विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। संसद मतलब केंद्र में लोकसभा राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। विधानमंडल मतलब विधान परिषद और विधानसभा का सदस्य वो नहीं होना चाहिए, तो वो राज्यपाल बन सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आदमी पहले लोकसभा या राज्यसभा या विधानमंडल का सदस्य है तो वो नहीं बन सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले क्या था क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो आज आप टीचर हो, टीचर की जॉब छोड़ दोगे तो फिर आप बिल्कुल काबिल हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वर्तमान की बात है कि वह लाभ के पद पर नहीं हो और वो संसद या विधानमंडल का कहीं पर सदस्य न हो, बिल्कुल इनसे अलग हो, ठीक है? चलो, राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान नहीं है, ये बढ़िया है। राज्यपाल पद के लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कितना पढ़ा लिखा कौन होना चाहिए, कोई प्रावधान नहीं है। न ही कोई अधिकतम आयु का जिक्र है, न तो अधिकतम आयु का जिक्र है। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 साल, बस न्यूनतम आयु, और भारत का नागरिक हो, बस यही, और वो भी जन्म से होना जरूरी नहीं है, ठीक है? चलो, अनुच्छेद 159 प्रतिज्ञान। अब ये शब्द देखने को मिलता है अपने को, प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान का अर्थ होता है शपथ। तो राज्यपाल की शपथ यानी कि राज्यपाल की शपथ यानी राज्यपाल की प्रतिज्ञान। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय, उच्चतम नहीं, उच्चतम तो सर्वोच्च न्यायालय होगा जो दिल्ली में है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है, ठीक है? और उच्च न्यायालय का अगर जो मुख्य न्यायाधीश है वो नहीं है, वो पद ही रिक्त है, तो जो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो आपका मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलवा देगा, ठीक है? राज्यपाल संविधान की रक्षा तथा जन कल्याण की शपथ लेता है। राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा और जन कल्याण की शपथ लेता है। फिर है 160, अपने लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 160 क्या है?
कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन हेतु उपबंध राष्ट्रपति कर सकता है, यानी कि कुछ नए उपबंध राष्ट्रपति बना सकता है राज्यपाल के लिए। तो ये आकस्मिकताओं में, यानी कि कोई इमरजेंसी सिचुएशंस में, तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए नहीं है। 161 ध्यान में रखिएगा, 161 महत्वपूर्ण, 160 इंपॉर्टेंट नहीं है। 162 क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यह भी अपने लिए कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अपने लिए 161 महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति का इसमें उल्लेख मिलता है। और राज्यपाल की क्षमादान की क्या शक्तियां, ये अपने आगे पढ़ेंगे राज्यपाल की शक्तियों में। तो राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद से मिलती है? तो अनुच्छेद 160 से मिलती है। ये सारे अनुच्छेद थे राज्यपाल के, लगभग आपको याद मैंने करवाए हैं, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद और देख लेते हैं। जैसे एक अनुच्छेद 163(1) वैसे 163वां अनुच्छेद जो है उसमें विधान जो मंत्री परिषद है वो शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें भी राज्यपाल का जिक्र है, तो देख लेते हैं कि राज्यपाल की सहायता और सलाह हेतु राज्य मंत्री परिषद होती है। राज्य मंत्री परिषद जो होगी वो किसके लिए होती है? राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए होती है। ऐसी बात अनुच्छेद 163(1) में कही गई है। मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी जांच कोई भी न्यायालय नहीं कर सकता। कोई भी न्यायालय यह जांच नहीं कर सकता कि राज्यपाल को मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी है। सलाह क्या देंगे? वो जो मुख्यमंत्री चाहेगा, जो सरकार, राज्य सरकार चाहेगी, वो सलाह देंगे। ठीक है, और वो सलाह क्या है ये न्यायालय जो वो पता नहीं कर सकता। न्यायालय को ये हक नहीं है कि वो इस चीज में आए बीच में, बिल्कुल भी हक नहीं है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 163(2) राज्यपाल की संवैधानिक स्वविवेकीय शक्ति का उल्लेख इसमें मिलता है। राज्यपाल की संवैधानिक स्वविवेकीय शक्तियों का उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 163(2) में मिलता है। कौन सी ये शक्तियां होती हैं आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शक्तियों में। फिर आगे अपने अनुच्छेद 166 किसी भी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही जो वो राज्यपाल के नाम से की जाती है। जितनी भी कार्यपालिका कार्रवाई होती है, किसी भी राज्य की कार्यपालिका जो कार्रवाई है वो राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन हेतु नियम बनाता है। नियम कौन बनाता है? कार्य आवंटन हेतु राज्यपाल ही बनाता है। मंत्रियों में जो कार्य आवंटन है उसके लिए नियम कौन बनाएगा? राज्यपाल। फिर अनुच्छेद 167 राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। ऐसे बोल दो चाहे तो, चाहे ऐसे बोल दो कि राज्यपाल को सूचना मुख्यमंत्री देगा ही देगा, चाहे राज्यपाल मांगे या नहीं मांगे, ये दायित्व बनता है मुख्यमंत्री का। 167 कहता है राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है, या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे, मांगने या बिना मांगे। तो ये अनुच्छेद मुख्यमंत्री वाले टॉपिक में भी आता है, अनुच्छेद 167। ठीक है, फिर अनुच्छेद 365 राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो देखिए, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण, विफल होने का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है चुनाव हुआ हो और किसी को बहुमत ही नहीं मिला हो, तो संवैधानिक तंत्र जाहिर सी बात है कमजोर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू कब किया जाता है? जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जैसे ये है कि चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आया हो, है ना, स्पष्ट बहुमत न मिले, तब भी ऐसा किया जा सकता है। अब राज्य में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा देखो, कब कब लगा है देख लेते हैं। एक तो 1967, सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 1967 में लगा। दूसरा लगा 1977 में। ठीक है, यानी कि 1967 के 10 साल बाद में दूसरा राष्ट्रपति शासन 1977 में लगता है। तीसरा 3 साल बाद में दोबारा लग जाता है 1980 में,
और चौथा लगता है 1992 में, 12 साल बाद में। इस प्रकार से 4 राष्ट्रपति शासन अपने राजस्थान में अभी तक लगे हैं। जो लास्ट के 2 हैं, तीसरा और चौथा, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे। जब लास्ट के 2 टाइम यानी कि तीसरी और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन अपने राजस्थान में लगा, उस समय राज्यपाल कौन थे राज्य के? भैरव सिंह शेखावत थे। ठीक है। प्रथम बार जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा 1967 में, उस समय मुख्यमंत्री तो थे राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल थे संपूर्णानंद। याद कैसे रख सकते हो? जब पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, उस समय मोहन संपूर्ण आनंद के साथ यानी कि जब ऐसे भी याद कर सकते हो इसको कि प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगा, तब लोग संपूर्ण आनंद के साथ मोहन के भजन करने लग गए। किसके साथ? संपूर्ण आनंद के साथ। तो संपूर्ण आनंद तो हो गए राज्यपाल, और भजन किसके करने लग गए? मोहन के भजन। मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेता हूं एक बार। हाँ जी, कैसे याद रख सकते हो? देखिए, जब पहली बार राष्ट्रपति शासन अपने राजस्थान में लगा, तब लोग संपूर्ण आनंद के साथ यानी पूरे आनंद के साथ मोहन के भजन करने लग गए। तो संपूर्ण आनंद मोहन से मोहनलाल सुखाड़िया। संपूर्ण आनंद उस समय राज्यपाल थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन के दौरान 1967 में लगा। संपूर्णानंद राज्यपाल थे। मोहनलाल सुखाड़िया क्या थे? मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो मुख्यमंत्री थे। कारण क्या था? तो साथियों, चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इस वजह से राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया। दूसरा लगाया गया 1977 में। ठीक है, दूसरा राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 1977 में लगा। इस समय पहले में तो क्या किया लोगों ने? संपूर्ण आनंद के साथ मोहन के भजन किए। दूसरे में लोगों ने वेद को त्याग करके हरि के भजन करने शुरू कर दिए। पहले में संपूर्ण आनंद के साथ मोहन के भजन किए, दूसरे में वेद त्याग करके हरि के भजन करने लग गए। तो वेदपाल त्यागी राज्यपाल थे और हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और कारण क्या था? लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस की हार हो गई थी, इस वजह से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जो अभी भी काला धब्बा है। 1980 में तीसरी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगता है। कारण क्या था? लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ जनता पार्टी की हार, यह भी काला धब्बा। ठीक है, यानी कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी हार गई, उसके बाद अगर ये मानो कि राष्ट्रपति शासन लगता है, तो वो सही चीज नहीं है। तीसरी बात राष्ट्रपति शासन 1980 में लगा। खैर इनको छोड़ो, अपने ये ध्यान में रखो। एक तो अपने वो कारण थोड़े ध्यान में रखने हैं, टाइम याद रखो। पहला कब लगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन थे, ये ध्यान में रखो। तो पहला संपूर्णानंद के साथ मोहन के भजन किए, दूसरे में लोगों ने वेद त्याग करके हरि के भजन किए, और तीसरा जब लगा 1980 में, तब तीसरे और चौथे में जो मुख्यमंत्री थे वो तो भैरव सिंह शेखावत थे, आराम से याद रह जाएंगे। और तीसरे राष्ट्रपति शासन में रघुकुल तिलक को कलंक लगा। किसका? एक प्रकार से राष्ट्रपति शासन का। तो राज्यपाल कौन थे? तिलक थे तीसरे में। चौथे में एम चेन्ना रेड्डी। जब चौथी बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, तब एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल थे, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। और कारण था बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद उपजी परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ था। अब जब बाबरी मस्जिद टूट गई है ना, तो उसकी वजह से फिर राजस्थान के राज्यपाल का चयन जो वो खो गया, चेन्ना रेड्डी का चयन खो गया था। तो इस टाइप से थोड़ा याद कर सकते हो आप इन चीजों को। तो ये राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, इसका उल्लेख अपने को मिलता है। और राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 356 में मिलता है। राजस्थान में अब तक 1967, 1977, 1980 और 1992 4 बार
जो राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है भैया, चलो हाँ जी। अनुच्छेद 361, ये वेतन वगैरह अपने बाद में देखेंगे भी अगले वीडियो में, आज इतना ही पढ़ेंगे। अनुच्छेद 361 और देख लेते हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल की उन्मुक्तियां। 361 में क्या, राज्यपाल और राष्ट्रपति की उन्मुक्तियां हैं, यानी विशेषाधिकार हैं इसमें। उन्मुक्तियों का मतलब होता है छूट। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ छूट हैं, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उनका जिक्र अनुच्छेद 361 में आता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का जिक्र आता है 365 में, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और अनुच्छेद 361 में क्या आता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो कुछ छूट और विशेषाधिकार प्राप्त हैं उनका जिक्र आता है 365 नहीं था, 356, माफी चाहूंगा ना, कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सा। 365 नहीं, 356 में जो अभी हमने डिस्कस किया था, राष्ट्रपति शासन राज्य में 356 अनुच्छेद में। और 361 में क्या है, राष्ट्रपति व राज्यपाल को जो कुछ छूट और विशेषाधिकार प्राप्त हैं, कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, उनका जिक्र है। क्या, देखिए, पदावधि के दौरान, यानी पदावधि का मतलब है जब राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर हों उस समय उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, उनके कारावास के आदेश नहीं आ सकते। किसी भी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वो पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दे या उन्हें कारावास की सजा दे दे। ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार किसी भी न्यायालय के पास नहीं है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय ही, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कुछ छूट है राज्यपाल और राष्ट्रपति की, अच्छी छूट ही है ये तो, और होना भी चाहिए भाई। अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे बड़े पद के ऊपर व्यक्ति कोई बैठा और उसके लिए भी न्यायपालिका का न्यायाधीश अगर अधिक गिरफ्तारी वारंट जारी कर सके या गिरफ्तारी या कारावास आदेश जारी कर दे, तो फिर औचित्य ही क्या निकलता है, फिर तो न्यायपालिका का ही शासन हो जाएगा एक तरीके से। तो चीजों को अलग अलग रखने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है ना, और जाहिर सी बात है ये पद उन्हीं व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो इनके योग्य होते हैं, है ना। तो बहुत सोच समझ के पद दिए जाते हैं, ऐसे ही थोड़ी दे दिए जाते हैं, है ना। चलो, तो आज हमने राज्यपाल टॉपिक को शुरू कर लिया और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में अपन और बातें करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।